नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। रोजाना बढ़ती हुई महंगाई और किसान आंदोलन, इन तमाम मुद्दों के बीच अचानक इतिहास को लेकर एक सियासी तूफान खड़ा हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सावरकर पर लिखी उदय माहुरकर की पुस्तक के विमोचन में ये कहकर एक खलबली मचा दी कि अंग्रेजों से माफी मांगने की याचिका जो विनायक दामोदर सावरकर ने दी थी, वो महात्मा गांधी के कहने पर, उन्हीं की सिफारिश पर दी गई थी। जब उन्होंने ये बात कही तो वहां पे इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। मोहन भागवत ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत सावरकर को बदनाम करने की एक मुहिम चलाई गई है। राजनाथ सिंह ने महात्मा गांधी को लेकर और सावरकर को लेकर जो दावा किया है, उस दावे पर इतिहासकारों के एक खेमे ने इल्जाम लगाया है कि इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास स्वतंत्रता संग्राम के अपने नायक नहीं है, तो वो विनायक सावरकर जैसे लोगों का महिमा मंडन करके उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी ठहरा रही है। कुछ इतिहासकारों को इस बात पर भी आपत्ति है कि महात्मा गांधी की हत्या में जिस व्यक्ति पर मुकदमा चला और सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ा गया, उन्हीं राष्ट्रपिता की बातों को तोड़ मरोड़ कर सावरकर को हीरो बनाने की कोशिश हो रही है। सच्चाई क्या है, इसके लिए दोनों पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे उदय माहुरकर, जिन्होंने पुस्तक लिखी है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद, जिस तरह का विवाद खड़ा हुआ है सावरकर और गांधी को लेकर, या जो राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि दरअसल जो माफीनामा सावरकर ने भेजा वो इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी ने इसकी सिफारिश किया, महात्मा गांधी ने कहा, आपको क्या लगता है इस समय इस बात को उठाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एक तो कारण यह था कि एक किताब का इजरा था, एक किताब लोकार्पित की जा रही थी और पिछले कुछ वर्षों से विनायक दामोदर सावरकर के इस माफीनामे का जिक्र बार बार आता रहा है। तो अब यह कहना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि माफीनामा उन्होंने लिखा नहीं था, क्योंकि वह चीज रिकॉर्ड पर है, बार बार सार्वजनिक क्षेत्र में सामने आई है। तो फिर यह कैसे साबित किया जाए कि माफीनामा लिखना सही था? तो इस देश में एक बात तो साबित हो गई है कि एक ही नैतिक मानदंड है और वह नैतिक मानदंड गांधी का है। आप गांधी के उस पैमाने से हर किसी को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक झूठ बोला गया, जो झूठ राजनाथ सिंह ने कहा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का झूठ बोलना कोई नई चीज नहीं है जी। इसलिए अभी इस वक्त झूठ क्यों बोला गया, यह प्रश्न बेमानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग रोज झूठ बोलते हैं। अगर झूठ का अभ्यास न किया जाए, रोजाना झूठ न बोला जाए, तो जनता को झूठ की आदत नहीं पड़ती है। तो मैं इसे इस रूप में देखता हूं। ठीक है, आप इसे इस रूप में देख रहे हैं कि ये झूठ कहते रहे हैं और इसलिए इस झूठ को भी बोला गया और गांधी के सहारे की जरूरत है। इसलिए हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं उदय माहुरकर, जिन्होंने ये किताब लिखी है। तो ये जो किताब है, उदय माहुरकर, आपका स्वागत है। जो किताब है, इसका नाम बहुत दिलचस्प है, वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। आपकी जो ये किताब है, इसमें क्या इस बात का जिक्र है जिस बात का दावा राजनाथ सिंह कर रहे हैं? क्योंकि विवाद इस बात पर है, गांधी जी की सलाह पर उन्होंने माफीनामा भेजा। ये अलग बात है कि गांधी जी के सहारे की जरूरत क्यों पड़ी, पर आपने जो रिसर्च किया है इस किताब में, उसमें कहीं पर आपको ये नजर आया, आपकी किताब में भी इस बात का जिक्र है जो राजनाथ सिंह जी ने कल कहा? नहीं, मेरी किताब में इस बात का जिक्र नहीं है, क्योंकि मेरी किताब का विषय ही अलग है। मेरा किताब का मेन विषय है सावरकर जी के प्रयास भारत के विभाजन को रोकने के, उनकी हिंदुत्व के आइडियोलॉजी क्या है, उनकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति की विजन थी, उससे अपने आप को दूर रख के भारत ने अपना कितना नुकसान किया है, ये मेरा मेन विषय है।
और हालांकि इसमें इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी जानकारी इसकी रखता हूं जी। देखिए, वीर सावरकर ने एक चाणक्य नीति, एक शिवाजी नीति और एक कृष्ण नीति के भागरूप करीबन 10 पिटीशनें दी थी। उसमें से कुछ पिटीशंस थी वो उनके सब में छोटे भाई नारायण राव और गांधी जी का संपर्क हुआ उसके बाद में भी दी थी। तो पिटीशन देने का जो सिलसिला है वो 2011 से लेकर 2023 तक है। लेकिन गांधी जी ने उन्होंने जो पिटीशन डाली थी उसको सपोर्ट किया था। और गांधी जी ने तो ये भी कहा था नारायण राव सावरकर से कि आप एक जन आंदोलन भी इसमें करिए। एक लेख भी उन्होंने लिखा था यंग इंडिया के अंदर 1921 के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई परमानंद एक बहुत बड़े क्रांतिकारी उनको। सॉरी, मैं आपको एक बार टोक रही हूँ बीच में, जैसे प्रोफेसर अपूर्वानंद ने अभी बात उठाई और वैसे बहुत सारे और विश्लेषक और बहुत सारे इतिहासकार भी कह रहे हैं कि ये बात तो साफ है कि सावरकर ने माफी मांगी, इस बात को तो माना जा रहा है। अब माफी मांगी, इसको जस्टिफाई करने के लिए गांधी जी की जरूरत है कि चूंकि गांधी जी ने कहा, इसलिए हम तो गांधी जी का सहारा नहीं रहे ना इसमें। हम तो हमारी किताब में ये कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब के सामने करीबन 4 बार माफीनामा लिखा था। उसमें से 3 बार संधि हुई थी और तीन संधियों को छत्रपति शिवाजी ने ही तोड़ा था। तो सावरकर के जो एक्शंस हैं उनको गांधीयन मूल्यों से तोलना वो उनके साथ सरासर जाती है। तो आपसे ये, चूंकि आपने किताब लिखी है, आपका शोध है इस विषय पे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। मूल्य से उनको तोलना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे ये, उनकी जो किताब है जी, 2 किताब है उनकी। एक तो माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, दूसरी उनकी किताब है अंडमान के अंधेरे से। ये मराठी में है किताब, ये किताब ही हमने पढ़ी है। इसके अंदर उन्होंने खुद ने ही कहा है कि मैंने माफी पत्र का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने जो पिटीशंस डाली थी उसके बारे में मैंने जो मेरे सह कैदी थे, जो को कन्विक्ट्स थे, क्रांतिकारी थे, उनको भी समझाया था कि देखो यहाँ सड़ने से कोई लाभ नहीं है। हमें क्रांति के द्वारा एक रिवॉल्यूशन लाना है, एक चेंज लाना है, एक फ्रीडम को विन करना है। दूसरा कि वीर सावरकर तो वहां से जो शिप में लाए गए, जो उनको अरेस्ट हुई 1910 के अंदर, उस टाइम पे उन्हें भागने का प्रयत्न किया ही था। इसमें तो डिबेट क्यों होनी चाहिए। दूसरा कि रेजिनल क्रैडॉक जो एक बहुत बड़े ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने 1914 में एक लेटर लिखा था जेल अथॉरिटीज को अंडमान के अंदर कि सरकार ऐसा सोच रही है कि भाई जो यहाँ के कैदी हैं उनको समुद्र किनारे टहलने की परमिशन दी जाए दिन में 1 बार जी। उस टाइम पे उन्होंने एक कैविएट डाली, उसमें कहा कि वीर सावरकर की परमिशन मत देना। अगर वीर सावरकर को परमिशन दी तो वीर सावरकर के क्रांतिकारी दोस्त यूरोप में भी हैं। एक मिनट आपको बीच में, उदय माहुरकर, एक सेकंड के आपको बीच में रोक रही हूँ। जो बहस जिस बात पर हम उस पर थोड़ा वापस आ जाएं। और दूसरी बात, आपने राष्ट्रवाद की भी की है, बल्कि आपने कई इंटरव्यूज में भी इस बात को कहा है कि उनका जो राष्ट्रवाद था सावरकर का, वो उसमें असिमिलेट करने की शक्ति है। मैं सुन रही थी आपके कुछ इंटरव्यूज, आपने अलग अलग चैनल्स पे बात की, उसमें एक में आपने कहा कि उस राष्ट्रवाद में असिमिलेट करने की, लोगों को जोड़ने की शक्ति है। तो 2 सवाल कि सावरकर का राष्ट्रवाद क्या था, किस तरह से, क्या वो पाश्चात्य नेशनलिज्म के से भी प्रभावित था, और बाद में उनका राष्ट्रवाद का जो स्वरूप है वो कुछ बदला भी है। तो एक तो ये, और दूसरे कि आपने जो कहा है कि राष्ट्रवादी जो हैं, उसमें आपने ये भी कहा था कि जो असली राष्ट्रवादी हैं वो इसको मारने में, सावरकर के राष्ट्रवाद को मारने में कोई भी हिचक नहीं होगी। तो क्या है इसका मतलब? आप असली राष्ट्रवादी कौन है? सावरकर का राष्ट्रवाद क्या है? कैसे वो जोड़ता है लोगों को? देखो, सावरकर का राष्ट्रवाद वो है अनएलॉयड नेशनलिज्म, बिन शर्ती राष्ट्रवाद जिसको हिंदी में बोलते, अगर हिंदी और उर्दू का मैं इस्तेमाल करूं तो बिन शर्ती राष्ट्रवाद, जिसमें देश प्रथम है, धर्म, जाति और प्रादेशिक गौरव देश गौरव के बाद में है। ये सावरकर का राष्ट्रवाद है। इसके 3 प्रमाण हैं। एक है उनका हिंदू राष्ट्र मैनिफेस्टो। इसमें वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सभी जाति, सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। साथ में ये कहते हैं, एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि अगर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी पूजा अर्चना में कोई बाधा डालता है तो स्टेट विल स्टेप इन एंड प्रोटेक्ट देम।
लेकिन साथ में एक वार्निंग हेल्ड आउट करते हैं। वार्निंग में कहते हैं वो कि नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज्म। मैं मानता हूं कि 70 साल के अंदर जो एक आप देखिए आर्टिकल 30, देखिए आप आर्टिकल 30 एकदम स्पेशल राइट्स देता है माइनॉरिटीज को, और एट द कॉस्ट ऑफ मेजोरिटी राइट्स। तो एक जिस सावरकर के अगर आप पूरा उनका वो देखें तो अच्छा, उनके राष्ट्रवाद में एक और दाखले मैं देना चाहूंगा। 1938 के अंदर वो लाहौर गए थे। लाहौर में उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप और जिन्ना देश को धर्म के आधार पे तोड़ने पे क्यों तुले हो। उस टाइम पे सावरकर ने जवाब दिया था, वो उस पे हमें गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं और जिन्ना एक ही पक्षी के पर नहीं है। वेल, जिन्ना इज फॉर मोर एंड मोर कंसेशन फॉर मुस्लिम्स, आई एम फॉर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। फिर 1939 के अंदर जब शिया मुस्लिम थे लखनऊ के, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया ये कहते हुए कि जो भी मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा। दूसरा उसमें प्रस्ताव में यह था कि अगर हिंदू भाई जुलूस निकालते हैं मस्जिद के पास से तो मुसलमान उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। आप ये कुछ बातें बता रहे हैं कि किस तरह से उनका जो राष्ट्रवाद था और कैसे वो लोगों को असिमिलेट करने की ताकत रखता था। बहुत दिलचस्प है। प्रोफेसर अपूर्वानंद, ये जो किताब है इसमें कहा गया और आपने इनकी बातें सुनी उदय माहुरकर की, उन्होंने किताब का नाम रखा है द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। आप कितना सहमत हैं इस किताब के टाइटल से? ही कुड हैव प्रिवेंटेड, बंटवारे को रोक सकते थे, क्योंकि सच ये भी है और ये भी तथ्य है। अब हो सकता है कि इसको भी लोग कॉन्ट्रडिक्ट करें, लेकिन सावरकर को उस व्यक्ति के तौर पे भी जाना जाता है जिन्होंने द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत सबसे पहले दिया। उन्होंने जो अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1940 में, उसमें कहा भी था कि अलग देश की बात पहली बार कही थी। उन्होंने ये भी कहा था साफ शब्दों में कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं और दोनों का हक इस भूमि पर बराबर नहीं है। प्रोफेसर अपूर्वानंद, एक सेकंड में प्रोफेसर अपूर्वानंद के पास, फिर आपके पास आऊंगी। मेरी बाद में बोले प्रोफेसर साहब, मैं ऐड करना चाहूंगा। भारत के अंदर दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, ये अर्ध सत्य है। ओके, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि इट इज ए मैलेडी, इट इज ए डिजीज विच नीड्स टू बी ट्रीटेड। ठीक है, तो प्रोफेसर अपूर्वानंद, मैं समझ गई आपकी बात। प्रोफेसर अपूर्वानंद, ये अर्ध सत्य है तो इसमें दम है, क्योंकि इस तरह की बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं, सामने हैं, तो यही कह रहे हैं जैसे उदय माहुरकर, राजनाथ सिंह और एक पूरा खेमा है जो ये कह रहा है कि उनके बारे में दुष्प्रचार किया गया है, गलत बातें सामने रखी गई हैं सावरकर के बारे में, उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र है। हाँ, यह तो इनको कहना ही चाहिए, जो हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक हैं उन्हें यह कहना चाहिए। फिर प्रश्न यह है कि यदि सारे लोग एक ही हैं, अगर हिंदू मुसलमान सारे लोग एक हैं, तो बार बार हिंदू राष्ट्रवाद की दुहाई देना क्यों आवश्यक है ना? और यदि हिंदू राष्ट्रवाद की आप दुहाई देते हैं तो फिर कोई मुसलमान राष्ट्रवाद क्यों नहीं बोल सकता और ईसाई राष्ट्रवाद क्यों नहीं बोल सकता? जो व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ है उसका हक आपके हक से कम कैसे है? क्या सिर्फ इसलिए है कि आप हिंदू हैं और वो मुसलमान है या ईसाई है, इसलिए उसका हक आपके हक से कम हो गया? प्रश्न यह है, देखिए सिद्धांत तो बहुत स्पष्ट है, उसे कितना ही चाशनी में लपेटा जाए और कितने ही एक घटाटोप में डाला जाए, वो ये कि पितृभूमि और आपकी पुण्यभूमि यदि यही है, एक ही जगह है, तो आपका ज्यादा हक है। एक बहुत सरल सा सिद्धांत है। उसके बाद अब आप उसे एक शब्दों का घटाटोप बांधकर साबित करना चाहते हैं कि दरअसल हम यह नहीं कह रहे थे, हम यह कह रहे थे। जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एथनिक नेशनलिज्म, वह है सावरकर का नेशनलिज्म, जिसे आप एथनिक नेशनलिज्म कहते हैं। और जिसे आप सिविक नेशनलिज्म कहते हैं, वह है गांधी, नेहरू, पटेल, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद, इन तमाम लोगों का नेशनलिज्म। आखिर संघर्ष क्या है? संघर्ष किस चीज का है? अगर सबकी जगह बराबर है तो सावरकर और गांधी में संघर्ष ही किस बात का है? क्यों बार बार यह समझाने की कोशिश की जाती है कि सावरकर का राष्ट्रवाद ही अच्छा है? अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका हक बराबर है
तो फिर आप रोज रोज मुसलमानों को वंदे मातरम बोलने के लिए बाध्य क्यों कर रहे हैं, पीट रहे हैं क्यों? हिंदू राष्ट्रवाद जो है ये सावरकरवादी कर रहे हैं। और दूसरा जो बात अभी कही गई, उदय जी एक मिनट, प्रोफेसर अपूर्वानंद को बात पूरी करने दीजिए, आपके पास आती हूँ जी। नहीं, मैं सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सावरकर के समर्थन में यह बात मैंने कल भी एक जगह कही थी, यह बहुत दिलचस्प है। झूठ बोलना, धोखा देना, कायरता दिखलाना, इसको चाणक्य नीति कहा जाता है और इसको कृष्ण की नीति कहा जाता है ना? कि कृष्ण रणछोड़ थे, रण छोड़कर भाग गए, कूटनीति करते थे, असत्य बोलते थे, गलत ढंग से उन्होंने दुर्योधन की जंघा पर वार करवाया और इस तरह दुर्योधन को समाप्त किया। यही नीति होनी चाहिए। अब यह सावरकर वादियों का कहना है कि सावरकर अगर झूठ बोल रहे हैं, कायरता कर रहे हैं, अवसरवादिता कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, तो वह कृष्ण नीति है। प्रोफेसर अपूर्वानंद एक मिनट, हाँ उदय जी कुछ कहना चाहते हैं। मेरे दोस्त प्रोफेसर साहब सरासर फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डिबेट सुबह तक चल सकती है, इसके पूरे प्रमाण है हमारे पास में। आप समझे, सावरकर का हिंदू राष्ट्रवाद जो था वो मुस्लिम अपीसमेंट के सामने था। खिलाफत में जिस तरीके से खिलाफत के अंदर कांग्रेस ने जिस तरीके से बहु इस्लामवादियों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, और उसके बाद जिस तरीके से अत्याचार हिंदुओं पे हुए केरला के अंदर, उससे ही सावरकर को प्रेरणा मिली। सावरकर का जो प्रेरक तो बल था वो खिलाफत में निकलता था, आरएसएस का प्रेरक पहले। सो हिंदुत्व आइडियोलॉजी इज नॉट ए हिंदू सुप्रीमेसिस्ट व्यू, इट इज ए हिंदू प्रोटेक्टिव व्यू। ओके, ठीक है, आप समझे? तो ये इसको तोड़ना मरोड़ना है। दूसरी बात कि जो मुस्लिम अपीसमेंट शुरू हुआ कांग्रेस द्वारा 1916 के बाद में, वो बढ़ता ही गया। सावरकर विरोध कर रहे थे मुस्लिम अपीसमेंट का। दूसरा, ये हिंदुत्व किताब की बात कर रहे हैं, तो हिंदुत्व जो किताब है उसके आखिरी पन्ने पे क्या लिखा हुआ है? आखिरी पन्ने पे ये लिखा हुआ है कि एक दिन आएगा जिस दिन ये 30 करोड़ हिंदू जो है वो एक स्ट्रांग पोजीशन में होंगे, लेकिन उस दिन उनका डील करने का क्या तरीका होगा पूरी दुनिया से। उन्होंने कहा कि उनका डील करने का तरीका जो होगा वो गीता में जो लिखा गया है या ठीक है। देखिए एक बात लेकिन दिलचस्प है, एक बात बहुत दिलचस्प है, आपने कांग्रेस की बात की और ये भी बात कही गई कि हे दृष्टि से देखा गया है। कल राजनाथ जी ने ये बात भी कही थी कि सावरकर के खिलाफ षड्यंत्र एक तरह से रचा गया और उनको हे दृष्टि से देखा गया। पर इंदिरा गांधी ने सावरकर के योगदान को माना था, इसके ऊपर पहले भी बहस हुई, राहुल गांधी ने कुछ कहा था, तब इंदिरा गांधी की वो चिट्ठी दिखाई गई, क्योंकि पंडित बाखले की सावरकर की शताब्दी समारोह की चिट्ठी पे 1980 में इंदिरा गांधी ने जो चिट्ठी लिखी जिसमें ये कहा गया कि अंग्रेजों के खिलाफ सावरकर की जो लड़ाई है उसका अपना महत्व है हमारे आजादी की लड़ाई के इतिहास में। और उन्होंने कहा कि समारोह की सफलता की मैं कामना करती हूं। उनको बोला कि रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। तो अपूर्वानंद जी, इंदिरा गांधी ने उनके योगदान को माना था, आप इस पर आपकी टिप्पणी इस पर? इंदिरा गांधी ने माना होगा। गांधी ने भी आखिरकार जो एक लेख लिखा था सावरकर बंधु कह के, उसमें उन्होंने सावरकर के आरंभिक योगदान को स्वीकार किया था। असली जो झगड़ा है या असली जो विवाद है वो सावरकर के राष्ट्र के सिद्धांत से है, और वही अभी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है जी। सावरकर ने उस वक्त माफी मांगी नहीं मांगी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब कोई अपनी जान बचाने के लिए माफी मांगना चाहता है, सुविधा से रखने के लिए माफी मांगना चाहता है, वह उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो अपने लिए चुनाव कर रहा। असल बात यह है कि राष्ट्र का कौन सा सिद्धांत हम अभी मानेंगे, ठीक है, और सावरकरवादी जो अपने आप को कहते हैं वो राष्ट्र का कौन सा सिद्धांत मान रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए असली संकट का विषय है। बिल्कुल, यही मूल प्रश्न है और यही चिंता का विषय है कि वो क्या राष्ट्रवाद है जिसको हम माने। नगमा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की जाती है। खिलाफत आंदोलन को बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में रख के देखने की आवश्यकता है। मैं आपको हिंदी लेखक प्रेमचंद का उदाहरण दे रहा हूं। प्रेमचंद की कांग्रेस से शिकायत क्या थी? उन्होंने कहा कि मेरी कांग्रेस से शिकायत यह है
कि वो हिंदुओं से बात करके संतुष्ट हो जाती है जी, वो मुसलमानों से बात नहीं कर रही है। हाँ। और मुसलमानों की उपेक्षा कर रही है। जी, अपूर्वानंद जी माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक इसलिए रही हूं बीच में क्योंकि हमारे पास जितना समय इस कार्यक्रम में था वो खत्म हो चुका है, और जैसा अभी उदय माहुरकर ने कहा कि इसके ऊपर बहस तो लंबी चल सकती है और बहस चलेगी और आगे भी, लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस समय प्राइम टाइम में हमें एक ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद एक रिपोर्ट दुर्गा पूजा पे। आज नवमी है, बंगाल में दुर्गा पूजा का चौथा दिन, लेकिन बंगाल के लिए मामला पूजा का ही नहीं, तरह तरह की कलाओं के प्रदर्शन का भी है। कोलकाता के पूजा पंडाल जैसे कला प्रदर्शनियों में बदल जाते हैं। मोनिदीपा बैनर्जी की ये रिपोर्ट। कोलकाता कला के विराट कैनवास में बदल गया, जिसके केंद्र में देवी दुर्गा हैं। यहाँ कलाकार ने अपनी कलाकृति बनाई और उसे नष्ट कर दिया ताकि अपने भीतर की देवी तक पहुंच सके। बारिशा में शरणागत मां दुर्गा ने दिल जीत लिए और फिर अपनी कहानी से उन्हें तोड़ डाला। और यहाँ बदल गई है भूमिका। देवी मनुष्य को प्रणाम कर रही है, कोविड योद्धाओं को जो संसार को निरोग करने में लगे हैं। कला इतिहासकार इसे बेहतरीन जनकला का नमूना मानते हैं। This wonderful public art happens here during the 5 days of the festival. ये शानदार सार्वजनिक कला यहाँ त्योहार के 5 दिन होती है, जिसके बारे में बाकी देश वालों को भी ज्यादा पता नहीं है। कलाकार और डिजाइनर इस मंच को सार्वजनिक कला के लिए और लोगों के बीच नए तरह की कला के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात बहुत अहम है। New kinds of themes is very important. पंडाल आने वाले अब कला के गुणग्राहक भी हो गए हैं। ये समथिंग न्यू लुक इज एक्स। ये बिल्कुल नई चीज है, देखने में तो भयानक है लेकिन इस छवि में भी ईश्वर है और ये उम्मीद है कि कभी तो सब ठीक होगा और इन भयावह हालात में हम उभरेंगे। दुर्गा पूजा निसंदेह पूजा के लिए है, लेकिन उत्सव का कैनवास अब ज्यादा बड़ा है, जहां हर किसी को आकर अपना रंग जोड़ने का न्योता है। कोलकाता से मोनिदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।